हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में मन से लगे होंगे। दोस्तों, बदलाव जो है ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए हम लोग ये जो नया महीना शुरू हो रहा है सितंबर का, इसमें हम अपने पहले पेज को कुछ अलग तरीके से पेश कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि लाइफ में हमेशा थोड़े बहुत बदलाव आते रहने चाहिए। तो हम अपना पहला पेज आज कुछ ऐसे बदलाव के साथ आपके सामने ला रहे हैं। अगर ये पसंद आए तो आप लोग बताइएगा, और अगर ये ना पसंद आए तो फिर से पहले जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम बताएंगे आपको कि हम क्या शुरू करते हैं, कैसे शुरू करते हैं अपने वीडियो को। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं करंट अफेयर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं स्टैटिक जीके, जो कि हमारे एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। वो जो प्रश्न होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद वीडियो के अंत में हम देखते हैं प्यारा सा 2 क्विज, ठीक है, जिसके उत्तर आपको बताने होते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके उत्तर हम बताते हैं आपको अगले दिन के वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों, ये नया महीना आज स्टार्ट हुआ है, तो नए महीने में हम बिल्कुल एक नए एनर्जी, नए जोश के साथ अपने तैयारी को शुरू करते हैं, ठीक है। दोस्तों, हम यहाँ पे एक नया चीज़ लेकर के आए आपको इस नए महीने में। क्या है ये है दोस्तों, आपके सामने क्या है, 21 डे का चैलेंज है। ओके, जो कि इसको फॉलो करने में 99 पीपुल, मतलब 99% लोग फेल हो जाते हैं, वो इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, ये जो चैलेंज होता है। ओके, बट हमारी जो स्टडी स्मार्ट की आर्मी है वो इसे फॉलो करेगी और अपने अंदर बदलाव लेके आएगी, जो कि हमें एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगी। तो ये क्या चैलेंज है 21 डेज़ का, वो देख लेते हैं, ठीक है। आपको डेली टास्क देना है मेरे द्वारा, कितना, 5, 1 2 3 4 5, यानी कि मैं आपको 5 टास्क दूंगा डेली, उसे आपको डेली करने हैं, ठीक है। उससे आपके लाइफ में देखिएगा बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, बहुत ही बदलाव आने वाला है, जिससे आपको ही कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा और आप एक अच्छे नंबर से कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है। देखिए, अगर आप सुबह एक फ़िक्स टाइम बना लो कि मुझे 5 से 6 के बीच में उठ जाना है, मैक्सिमम 6 बजे तक, ठीक है। तो अगर आप ये अपना शेड्यूल बना लेते हो कि ठीक है, मुझे 5:30 बजे उठ जाना है, या फिर मुझे 6 बजे उठ जाना है, या फिर मुझे 5 बजे उठ जाना है, एक बार आप अपना शेड्यूल बना लो उठने का, ठीक है। उसके बाद एक शेड्यूल बना लो, मुझे रात में 10 बजे सो जाना है, या फिर मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाना है, 10:30 बजे सो जाना है। कोई भी एक टाइम टेबल आप बना लीजिए अपना, ठीक है। उसके बाद उस पर एकदम हो जाइए, एकदम से मतलब दृढ़ निश्चय लेकर के कि मुझे इसी टाइम पे सो जाना है और इस टाइम पे जग जाना है, ठीक है। तो एक बार आप अपना बनाइए टाइम टेबल, और उस समय पर अगर आप सो जा रहे हो और उसी समय पे आप उठ जा रहे हो, तो आप अपने आप को 1 नंबर दे दो, ठीक है। उसके बाद सुबह उठते ही आपका दूसरा काम क्या रहेगा, आप उठते ही पानी पिएंगे 1 गिलास, ठीक है, जो कि आपके शरीर को 2x 2 गुना बूस्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि खाली पेट जो पानी पिया जाता है, ये साइंटिफिक प्रूवन है कि ये हमारे बॉडी को पूरी तरह से चार्ज कर देता है, ठीक है। तो इसलिए सुबह उठते ही आपको कम से कम 1 गिलास पानी पीना है, ठीक है। जितना ज़्यादा पी जाओ उतना अच्छी बात है, बट फिर भी मिनिमम 1 गिलास पीना है। ओके, अगर आप ऐसा कर जाओगे तो आप खुद को भी फिर से 1 नंबर दे दो। उसके बाद तीसरा टास्क ये है कि आपको डेली सुबह उठने के बाद, पानी पीने के बाद 15 से 30 मिनट तक एक्सरसाइज करना है। या तो उसमें आप हल्की सी रनिंग करके आ जाओ, या फिर बैठ करके योगा कर लो, कुछ ना कुछ आप शारीरिक अपना एक्सरसाइज करोगे डेली डेली, ठीक है। 15 से 30 मिनट, मिनिमम 15 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट तक अगर आप ऐसा कर लोगे तो अपने आप को आप 1 नंबर फिर से दे दोगे, ठीक है। और चौथे नंबर पे आपका क्या है, अपने दिन की योजना बनानी है। यानी कि आपको एक A4 शीट लाना है। A4 शीट में आपको सोच करके आराम से 15-20 मिनट लिख लेना है कि मुझे आज ये सब्जेक्ट इतना कवर कर लेना है, ये टॉपिक इतना कवर कर लेना है, इस विषय को इतना कवर कर लेना है। एक आपको अपना छोटा सा टाइम टेबल बना लेना है, यानी कि पूरे दिन की योजना आपको बना लेनी है कि मुझे ये करना है, ठीक है। एक बहुत हल्का सा, ये नहीं कि एकदम टाइट मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये करना, हल्का सा, मतलब एक लाइट आपको योजना बनानी है, यानी कि हल्की सी योजना बनानी है कि मुझे ये कंप्लीट कर लेना है। बीच में अगर फैमिली का कोई काम आ जाए, बीच में कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप जा सकते हो, बट आप एक अपना योजना ज़रूर बनाया करो डेली सुबह, ठीक है। और अगर उस योजना को आप 80% भी फॉलो कर जाओगे तो फिर आप बाकी बहुत ही बच्चों से रेस में आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो इसलिए ये योजना, मतलब ये जो
आपका योजना बनाने का ये जो हैबिट होगा ये हमेशा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप डेली अपना योजना बनाते जाओगे तो आप अपने आप को 1 नंबर दोगे फिर से, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये आपको क्या मतलब आपको याद दिलाएगा, मेमोरी आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, शेड्यूल में मेंटेन करेगा कि आपको जो भी वीडियो आप ये हमारा देखोगे सुबह या फिर दोपहर जब भी, तो वीडियो को लाइक करोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप हमेशा डिसिप्लिन में रहोगे। एक डिसिप्लिन होता है ना, ये देखिए ये सारा काम तो आप अपने लिए कर रहे हो, बट ये जो 5वां टास्क है ये हमारे लिए मतलब मेरे लिए आप करोगे। तो जो काम आप दूसरे लोगों के लिए करते हो वहाँ पे अगर आप डिसिप्लिन दिखा दोगे तो फिर आपका एक मतलब एक अलग सा व्यक्तित्व तो आपका निखर के आएगा कि आप अपना ख्याल तो रख ही रहे हो, आप दूसरे के बारे में भी सोच रहे हो, दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहते हो आप। तो इसलिए वीडियो को लाइक करना है डेली, ये भी आपका एक टास्क रहेगा, टास्क नंबर 5। ओके, तो डेली आपको क्या करना है, ये 5 टास्क कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप इसमें से जो नहीं कर पाए, मान लीजिए ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, तो आप अपने आप को 1, 2, 3 नंबर दोगे, ठीक है। खुद से आप कमेंट करोगे वीडियो के नीचे कि मुझे आज 3 नंबर मिला है, ठीक है। और जो 5 नंबर पा जाएगा और सबसे पहले कमेंट करेगा उसका मैं नाम अनाउंस करूँगा, बताऊँगा कि इस नाम के व्यक्ति ने या फिर इस नाम के हमारे आर्मी के जो है मतलब ये स्टूडेंट जो है आर्मी यहाँ के स्टडी स्मार्ट के, उनका मैं नाम बताऊंगा, जिससे बाकी बच्चे भी मोटिवेट होंगे, ठीक है। तो आप इसको कमेंट करेगा, हम इसको डेली फॉलो करेंगे, कब तक, मिनिमम 21 डेज़ तक। 21 डेज़ के बाद ये हमारा हैबिट बन जाएगा। आप ये जानते ही होंगे कि अगर कोई भी काम हम लगातार 21 दिन तक करते हैं तो वो हमारा हैबिट बन जाता है। बट हम मिनिमम 20 डेज़ करेंगे, 21 डेज़, उसके बाद हम इसको लगातार डेली भी करते रहेंगे ताकि हमारा ये चीज़ दिनचर्या हमेशा बना रहे, ठीक है। तो आज से यानी कि 1 तारीख से 1 सितंबर से हम इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमें 99% जो पीपुल हैं वो जो फेल हो जाते हैं, हमें उनसे आगे बढ़ना है, हमें उस 1% में आना है जो अपने इस डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था एक नई शुरुआत 1 सितंबर से। देखते हैं कौन टॉपर बनता है, कौन 5 नंबर पूरे पाता है। और हाँ, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको देखने तो आऊँगा नहीं, इसलिए ईमानदारी के साथ, अगर आप ईमानदारी अपने अंदर लाओगे तो ये आपको ही फ़ायदा करेगा, आपको ही एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के झूठ नहीं बोलना है कि मुझे 5 में 5 नंबर मिला आज, जितना भी मिला हो, इवन 1 नंबर भी मिला हो तो फिर आप मतलब वहाँ पे कमेंट करो कि मुझे आज 1 ही नंबर मिला, ठीक है। और उसको आगे आप धीरे धीरे इम्प्रूव करो, ठीक है। चलिए चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। इसमें आज का क्या कोटेशन है, देखिए, खुद की पहचान चाहिए तो अकेले चलना पड़ेगा, हर वक्त लोग साथ नहीं देते हैं। दोस्तों, आप कोई भी ऐसा काम होता है तो आप अपने फैमिली मेम्बर पे या फिर दोस्तों पे किसी पे डिपेंड रहते हो, ठीक है। अगर वो काम उनके द्वारा हो जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो आपको तकलीफ़ होती है, आपको थोड़ा दुख होता है। तो इसीलिए आपको अपनी लाइफ में हमेशा ऐसा मतलब इंसान बनना चाहिए कि जो अपने आप पे इतना बिलीव करे कि वो अपने लिए कोई भी काम कर सकता है, उसको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। क्योंकि ये दोस्तों ये हमारे समाज की बहुत ही मतलब हार्श रियलिटी है। ओके, ऐसे ये रियलिटी ऐसे है कि मान लीजिए आप एग्ज़ाम में जा रहे हो तो वहाँ पे दोस्तों ना तो आपके पेरेंट होंगे, ना वहाँ पे आपके पढ़ाए गए टीचर होंगे, आप अकेले होंगे वहाँ पे, और आपके द्वारा ही सब कुछ वहाँ पे करना है। तो जो भी लाइफ का जो टफ डिसीजन होता है वो आपको अकेले ही लेना होता है। इसीलिए खुद की पहचान बनाना है तो अकेले चलना मतलब सीख जाओ, ठीक है। ऐसे ही एक और लाइन है, एक और कोटेशन है जो बहुत ही फेमस है कि अगर आप दूसरे के कंधे पे हाथ रख के चलना सीखोगे तो आप सिर्फ चलना सीख पाओगे, ठीक है। अगर आपको दौड़ना है, मिल्खा सिंह बनना है या फिर उसेन बोल्ट बनना है तो फिर आपको खुद के पैरों पे दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए अपने आप पे मतलब बिलीव करिए, ट्रस्ट योरसेल्फ, और आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन का। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा करंट अफेयर क्या है देखते हैं। आगामी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? किसका? आगामी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का, ठीक है। कहाँ पे किया जाएगा, ये सामने आपके ऑप्शन है। तो सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर है डी, राजगीर में। कहाँ पे है ये? बिहार में है, ठीक है। ये दोस्तों देखिए, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी ये है क्या? ये है दोस्तों महिला महिला
एशियाई हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी है। यानी कि महिलाओं की हॉकी की ये चैम्पियन ट्रॉफी है, जो कि कहाँ पे होगा, राजगीर में होगा। ये कब होगा, ये अभी थोड़ा इसमें टाइम है। ये दोस्तों शुरू होगा 11 नवंबर को शुरू होगा और कब ख़त्म होगा, 20 नवंबर को। तो अभी इसमें टाइम है, बट ये कहाँ पे होगा ये आपको पता होना चाहिए। राजगीर में होगा, बिहार में। ठीक है। और ये दोस्तों ये जो इस बार जो होगा ये 8वां है। ठीक है। इससे पहले जो 7वां हुआ था वो भी भारत में ही हुआ था। कहाँ पे, रांची में। वहाँ पे अपना भारतीय टीम ही विजयी मतलब हुआ था, वही जीता था। ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। इस बार का जो 8वां है वो कहाँ पे हो रहा है, राजगीर में हो रहा है, बिहार में हो रहा है। ओके, इम्पोर्टेंट है। अब ये अगर न्यूज़ में है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एशियाई हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी, एशियाई हॉकी महासंघ की 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय देख लीजिए, यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये है दोस्तों मलेशिया में। कहाँ पे है, मलेशिया में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एशियाई हॉकी महासंघ जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मलेशिया में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अब आगे अगला प्रश्न क्या है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर स्थापित करेगा। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी। ठीक है। बट अब इस समय इसके के द्वारा एक स्थापित किया जा रहा है क्या, विश्वविद्यालय भारत में। वो भी कौन सा विश्वविद्यालय है, फॉरेन का है विश्वविद्यालय। ठीक है। तो यहाँ पे सब नाम है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वो विश्वविद्यालय है जो अपना एक परिसर खोलेगा, यानी कि अपना एक कैंपस खोलेगा भारत में। ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो कौन सा है वो है दोस्तों डी, साउथहम्पटन विश्वविद्यालय। ठीक है। कौन सा, साउथहम्पटन विश्वविद्यालय। ये कहाँ का है, ये है दोस्तों ब्रिटेन का। ब्रिटेन का है। तो ये अपना कैंपस खोलेगा भारत में, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये किसके तहत खोलेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी उसके तहत खोलेगा। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा, अगला है हुरन इंडिया रिच लिस्ट। कौन सी लिस्ट, हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार कौन सा शहर एशिया की नई बिलियनियर कैपिटल बन गया है। ठीक है। यानी कि आपको बस ये बताना है कि एशिया का वो कौन सा शहर है जो बिलियनियर कैपिटल बना है। ओके, 2024 में। यहाँ पे आपके ऑप्शन है, तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है, सही ऑप्शन है दोस्तों बी, यानी कि मुंबई। मुंबई बना है 2024 में एशिया का नया बिलियनर कैपिटल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिलियनर कैपिटल कौन सा बना है, ये बना है मुंबई। ध्यान दीजिएगा, बिलियनर कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों, मूडीज रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है। यानी कि दोस्तों ये मूडीज जो यहाँ पे देखिए, ये मूडीज जो है ये एक रेटिंग एजेंसी है जो कि रेटिंग निकालती है हर देश के इकोनॉमी के बारे में। तो इसने हमारे भारत के जीडीपी ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये बता रहा है कि जीडीपी का जो विकास दर है वो कितने % रहेगा, बता रहा है मूडीज़ की रेटिंग। यहाँ पे सामने आपके ऑप्शन है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कितना बता रहा है ये मूडीज़, ये बता रहा है 7.2% होगा जीडीपी का ग्रोथ रेट। ओके, किस में, 2024 में। ये तो बता रहा है कौन, मूडीज। ओके, मूडीज ने बताया 7.2%। ठीक है। और इतना ही 7.2% ही किसने बताया है, अब हमारा आरबीआई। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसने भी इतना ही बताया है हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट, 7.2%। ठीक है। उसके बाद एग्जाम में अगर आपको ये पूछ दे कि आईएमएफ, ठीक है, आईएमएफ ने कितना बताया है, ये बताया है 7%। ओके, ध्यान दीजिएगा। और वर्ल्ड बैंक ये कितना बताया है, 6.6%। ओके, ध्यान रहे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आपको पता होना चाहिए कि मूडीज वाला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है
2%। साथ ही साथ आप RBI का, उसके बाद IMF का और वर्ल्ड बैंक का, इन तीनों का भी आपको पता होना चाहिए। RBI तो सेम टू सेम है, IMF जो है वो है 7% और ये वर्ल्ड बैंक है 6.6%। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आगे चलिए, आगे देखते हैं अगला क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। हाल ही में सरकार ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल? सी बॉक्स पोर्टल। इसका उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। कौन से पोर्टल का? सी बॉक्स पोर्टल। ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य बताना है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है इसमें से? बी, वर्क प्लेस पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना है इसका उद्देश्य सी बॉक्स पोर्टल का। अभी हाल ही में जो दोस्तों अभी केस हुआ है, आप देखे होंगे, बहुत ही अजीब सा, बहुत ही दर्दनाक केस हुआ जो कोलकाता में, तो उसको ध्यान में रख करके ये पोर्टल लॉन्च किया गया है कि वर्क प्लेस पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। ठीक है, कौन सा? ये सी बॉक्स पोर्टल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? भारत ने अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी को कमीशन किया, उसका क्या नाम है? ओके दोस्तों, हमने अभी कल ही इसके बारे में पढ़ा था और वहाँ पे इसका नाम भी बताया था, बट अगर आप अवेयर हो तो आपको पता होगा कि इसमें से उसका उत्तर क्या है, और अगर आप अवेयर नहीं थे तो फिर आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो कौन सा है वो? उसका नाम है दोस्तों, सही उत्तर इसमें से कौन सा होगा? वो है INS अरिघाट। कौन सा है? INS अरिघाट। यहाँ पे दोस्तों मिसप्रिंट होकर के तो लिखा गया है, यहाँ पे अरिघाट है। ठीक है, क्या है? INS अरिघाट। ये क्या है? दूसरी परमाणु पनडुब्बी है जिसे कमीशन किया गया है, यानी कि ये दूसरी है। तो पहली कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहली है INS अरिहंत। इससे पहले यानी कि पहली परमाणु पनडुब्बी भारत की कौन है? INS अरिहंत है। ठीक है, अब दूसरी जो कमीशन की गई है उसका नाम है अरिघाट। ठीक है, ये मतलब अरि इसमें भी है, अरि इसमें भी है, ये हंत है, ये घाट है। बेसिक सा अंतर है, पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसकी जो क्वालिटी है वो जान लीजिए अरिघाट की। इसकी क्वालिटी ये है कि ये दोस्तों 112 मीटर लंबा है ये। ठीक है, उसके बाद इसका जो वज़न है ये है 6000 टन। ओके, उसके बाद इसमें दोस्तों मतलब क्षमता कितनी है? 750 किलोमीटर तक जो मिसाइल लॉन्च कर सकती है वो इसमें क्षमता है, 750 किलोमीटर तक। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया INS अरिहंत, दूसरा INS अरिघात। इसके बाद तीसरा भी एक मतलब बनाना हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, यानी कि वो क्या है? निर्माणाधीन है। ठीक है, यानी कि उसका निर्माण अभी चल रहा है, तो उसका भी आपको नाम पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या है। ठीक है, तो उसका नाम है, यहाँ पे मैं लिख के बता दे रहा हूँ, INS अरिदमन। अरिदमन, क्या नाम है उसका? INS अरिदमन। अरिदमन, ये जो आएगा तो ये हो जाएगा। अभी तक दूसरा आया है, वो तीसरा है। ठीक है, कौन? INS अरिदमन। तो अभी वो निर्माणाधीन है, अभी उसको काम चल रहा है। ओके, चलिए, तो ये था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किस राज्य के तट पर चक्रवात अस्ना आया है? कौन सा चक्रवात? अस्ना नाम का चक्रवात आया है। तो बताना है ये किस तट पे आया है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर है दोस्तों ए, गुजरात। यानी कि गुजरात में आया है ये अस्ना नाम का चक्रवात। गुजरात में जो कच्छ का एरिया है वहाँ पे जो तट है वहीं पे आया है। उसी के सटे ही मतलब कच्छ के सटे ही पाकिस्तान भी है, तो दोनों एरिया को ये प्रभावित किया है अस्ना नाम का चक्रवात। ओके, और आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाल ही में गुजरात तट पे आया अस्ना चक्रवात का नाम अस्ना किसने रखा है? ठीक है, क्योंकि जो भी चक्रवात आते हैं उसका नामकरण भी होता है, उसको एक नाम दिया जाता है। तो ये जो अस्ना जो चक्रवात आया है इसका नाम किसने दिया है ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका नामकरण किया है पाकिस्तान ने। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। अस्ना नाम के चक्रवात का नामकरण किया है कौन? पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, जो कि आया है गुजरात में कच्छ के क्षेत्र में।
जिससे थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ है पाकिस्तान भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा संस्कृत विद्यालय के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो कौन से राज्य सरकार के द्वारा ये किया गया है, ये आपको बताना है कि सभी संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को क्या मिलेगी, छात्रवृत्ति। यहाँ पे आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है इसमें से, सही उत्तर दोस्तों डी, यानी कि यूपी, उत्तर प्रदेश में ऐसा घोषणा किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मतलब बहुत ज़्यादा बात हो रहा है इस पर, और ये मुद्दा का विषय बन गया है कि संस्कृत में ही क्यों। ठीक है, अगर ऐसा संस्कृत में करना है तो क्यों ना आप मदरसा में भी करिए। तो इस तरह का मतलब मुद्दा चल रहा है, मुद्दा का विषय बना हुआ है। तो हमें मुद्दे पर नहीं जाना है, बस हमें ये देखना है कि जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हमें उन्हें कवर करना है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम चलते हैं अपने स्टैटिक जीके पे, जो कि हमारे एग्जाम में बार बार आता रहता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला आज का क्या है, न्याय दर्शन का मतलब न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, न्याय दर्शन की, तो ये आपको बताना है। अभी हमने कल देखा था सांख्य दर्शन की, कौन सा दर्शन, सांख्य दर्शन का हमने कल देखा था। हमने कल क्या बताया था, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो वो है कपिल जी। ओके, अब आज का क्या है, न्याय दर्शन, इसके बताना है कि प्रवर्तक कौन है। तो कौन है इनके, इनके हैं गौतम। ये जितने भी दोस्तों, ये जितने भी दर्शन हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में, वो हमारे एग्जाम में आते रहते हैं कि उनके प्रवर्तक कौन है। तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो सांख्य दर्शन है उसके हैं कपिल, जो कि हमने कल देखा था। आज हम देखे हैं न्याय दर्शन, जिसके हैं गौतम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता रहता है। अगला क्या है, दूसरा है दोस्तों महावेली गंगा। ठीक है, क्या नाम है, महावेली गंगा किस देश में बहती है। ओके, तो अगर ऑप्शन में आपके आ जाए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका, तो गंगा देख करके आप बांग्लादेश या फिर भारत में टिक मत करिएगा, क्योंकि इसका सही ऑप्शन है श्रीलंका। ठीक है, नाम तो ऐसा है जैसे लग रहा है कि भारत में है, बट यह है श्रीलंका में। क्या नाम है, महावेली गंगा। ठीक है, तो कन्फ्यूजन यहाँ से हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऐड किया है और ये एग्जाम में आता भी है। ठीक है, तो कहाँ पे है, श्रीलंका, महावेली गंगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगला है दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है। किसके आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे बताना है, सबसे छोटा बताना है क्या चीज़, वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, हमने कल देखा था सबसे बड़ा कौन है, और अब हम आज देख रहे हैं सबसे छोटा कौन है। ओके, सबसे बड़ा हमने देखा था कि कच्छ डिजर्ट है। ओके, जो कि गुजरात में है। अब आज हम देख रहे हैं सबसे छोटा, तो ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों सबसे पहले जानने की है कहाँ पे, ये है लक्षद्वीप में। कहाँ पे है, लक्षद्वीप में है। ओके, सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल के आधार पे लक्षद्वीप में है। इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है। ठीक है, इसका नाम दोस्तों है पिट्टी पिट्टी व गूज, पिट्टी व गूज इजलैंड। क्योंकि ये नाम अगर आपको पता रहेगा, तो अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि पिट्टी पिट्टी व गूज इजलैंड, ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है, क्योंकि ऐसा नाम है आपको यहाँ पे एग्जाम में फंसा सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। तो पता रहे कि ये कहाँ पे है, ये है दोस्तों लक्षद्वीप में। क्या नाम बताएं हम, पिट्टी व गूज इजलैंड। ठीक है, ये इसका मतलब ये दिख रहा है सबसे छोटा, तो कितना छोटा है ये भी देख लीजिए, 0.01 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है, सबसे छोटा। ठीक है, हमने कल देखा था सबसे बड़ा, जो कि 7,506 वर्ग किलोमीटर में फैला है, कहाँ पे, गुजरात में। और सबसे छोटा कहाँ पे है, लक्षद्वीप में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है, जो हर साल बजट पेश होता है, ये उसकी बात कर रहा है। ओके, तो इसमें आपको बताना है कि बजट की ये जो प्रणाली है ये भारत में, इसके संस्थापक कौन है। तो इनके संस्थापक कौन है, ये हैं दोस्तों जेम्स विल्सन जी। जेम्स विल्सन मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है, याद होना चाहिए। जेम्स विल्सन है हमारे भारत में बजट प्रणाली की मतलब स्थापना करने वाले। ये कब किए थे, ये दोस्तों किए थे 7 अप्रैल को
किस सन में किए थे? 1860 में किए थे। ओके, 7 अप्रैल 1860 में जेम्स विल्सन जी के द्वारा शुरू किया गया था भारत में बजट। ओके, यहाँ पे दोस्तों इम्पोर्टेंट एक मतलब इसके तहत आपको एक चीज़ और जानना चाहिए कि जब ये यहाँ पे 1860 में इसकी शुरुआत किए थे तो उस समय हमारे देश में कौन थे वायसराय? तो दोस्तों वो कौन थे? वो थे वायसराय कैनिंग। कौन थे? वायसराय कैनिंग थे 1860 में। ठीक है, चलिए, तो ये था। आगे देखते हैं अगला क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला है दोस्तों, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था? ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे आपको ये चीज़ इम्पॉर्टेंट ध्यान देना है कि ये पूछ रहा है देश विभाजन का पूछ रहा है। ठीक है, आप जल्दीबाजी में ये मतलब 1946 वाला मत लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि संविधान सभा का सबसे पहले गठन कब हुआ था। ये पूछ रहा है कि देश विभाजन के बाद, क्योंकि जो सबसे पहला जो हुआ था गठन संविधान सभा का वो तो जुलाई 1946 में हुआ था, तो वो नहीं पूछ रहा है आपको। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो हमारा मतलब देश विभाजित हो गया था इंडिया और पाकिस्तान में, उसके बाद कुछ लोग चले गए पाकिस्तान में, तो फिर से संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था, तो वो पूछ रहा है कि कब हुआ था। ठीक है, तो वो दोस्तों हुआ था 31 अक्टूबर 1947 को। तो ये आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि पहली बार कब हुआ था, तो वो हुआ था जुलाई 1946 में। उसके बाद यहाँ पे देश विभाजन के बाद हुआ था 31 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो ये जो जीव द्रव्य है वो क्या है, पहले वो जान लिए दोस्तों। ये एक मतलब एक तरल जो है, तरल गाढ़ा है, रंगहीन है, और ये पारभासी भी होता है, और ये वजन भी युक्त होता है, और ये एक तरह से चिपचिपा पदार्थ है ये। ठीक है, इसमें जैसे क्या है कि जीव की सारी जो जैविक क्रियाएं होती हैं, किसी भी जीव की जो सारी जैविक क्रियाएं होती हैं वह इसी के द्वारा होती है। किसके द्वारा? जीव द्रव्य के द्वारा। ठीक है, और यही वजह है कि इसी को, किसको? जीव द्रव्य को ही हम लोग कहते हैं जीवन का भौतिक आधार। तो अगर आप एग्जाम में भी पूछ दे कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है, उसमें बॉडी का 3-4 नाम दे दिया हो कुछ पार्ट का, तो जीव द्रव्य ही सही होगा, जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बताना है कि ये जो नाम है ये इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था। तो ये इसके नामकरण किए थे पुरकिंजे जी। कौन किए थे? पुरकिंजे जी। कब किए थे ये? 1839 में। कौन किया था? पुरकिंजे जी। कब? 1839 में। जीव द्रव्य का नामकरण। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक और चीज़ अन्य मतलब जीवन का भौतिक आधार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके। अब हम चलते हैं जो हम क्विज देखते हैं डेली, जिसका हमने नाम दिया है आ देखे जरा किसमें कितना है दम। उसमें हम कल के उत्तर को पहले देख लेते हैं। तो कल पहला प्रश्न ये था कि राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में है? तो वो है दोस्तों दिल्ली में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, दिल्ली में है। और दूसरा था चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो मतलब कौन सा, सॉरी, अगला क्या है? चलिए शुरू करते हैं। अगला क्या है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो कौन सा? चंद्रप्रभा। तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये था कल का। अब चलते हैं, देखते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्विज क्या है। आज का है दोस्तों पहला क्विज, अस्कोट और सोन नदी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये दोनों अलग अलग वन्य जीव अभयारण्य हैं, बट हैं एक ही राज्य में। तो बताना है वो किस राज्य में है। कौन कौन से? अस्कोट और सोन नदी वन्य जीव अभयारण्य। और दूसरा क्या है? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? कौन सा? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये आपको बताना है। तो इन दोनों का उत्तर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, हम देखेंगे और रिप्लाई भी करेंगे। ठीक है, इसी के साथ अब वीडियो को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी आपका रिव्यू हो वो कमेंट करिए। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ कि ये महीने का पहला दिन है। ओके, तो इसको आप पहले दिन के रूप में मत देखिए। ठीक है,
क्योंकि आज का दिन सिर्फ एक दिन नहीं है, यह कुछ अद्भुत करने का एक नया अवसर है। क्योंकि महीने का जो पहला डेट होता है वो आपको एक नया ऊर्जा देता है। आप उस महीने की शुरुआत एक नए प्लानिंग के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ कर सकते हैं। तो इसीलिए हर महीने का पहला दिन आप उसको एक नॉर्मल दिन की तरह मत देखिए, ठीक है। वो आपको लाइफ में एक नया अवसर लेकर के आता है कि आप कुछ अपने लाइफ में अद्भुत करिए, जो आपको एक अच्छा इंसान बनाए, सफल इंसान बनाए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है आज का दिन, आज के दिन को शेड्यूल करिए। और हमने जो शुरू में बताया है क्या, डेली का आपको ये टाइम टेबल वो आपको फॉलो करना है। और अगर आप ऐसे 21 डे तक फॉलो कर लिए तो निश्चित ही आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा और आप खुद वो चीज़ फील कर पाओगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे आपको हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।